पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मिसाइल हमलों का जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने सुबह ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कार्रवाइयों में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया है। पाकिस्तान चंद साल से ईरान से राब्तों में बार बार दहशतगर्दों के बारे में आगाह करता रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम निहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है। आज सुबह पाकिस्तान ने सीस्तान ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मरबूत कार्रवाई की। दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर्स भी शेयर किए। पेचीदा ऑपरेशन की कामयाबी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मुफाद का हुसूल था। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मुफाद के हुसूल पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मिसाइल हमलों का जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने सुबह ईरान के सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि कार्रवाइयों में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए हैं। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हसन साहब, किस हद तक कैलकुलेटेड प्रिसाइज जवाब था पाकिस्तान का, जिसमें किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने टारगेट किया है जिनके बारे में बारहा आगाह करता रहा है पाकिस्तान ईरान को? जी, आई थिंक वो डिस्कस जो टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस है मिलिट्री ने डिस्प्ले की है। आई थिंक एक तो ये जितने भी क्रिटिक थे पाकिस्तानी मिलिट्री के विद इन इंडिया, विद इन पाकिस्तान और बाहर से, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जी ये अभी हिसाब भी बराबर हो गया। पाकिस्तान विल इंशाल्लाह कंट्रोल एस्केलेशन लेडर। अभी आ जाते हैं कि जो रिस्पांस है, एक तो टाइमिंग आप देख लें कि विद इन 24 आवर्स है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज स्विफ्टर देन स्विफ्ट रिटॉर्ट। जो पाकिस्तान ने 28 फरवरी को भारत के अगेंस्ट किया था, उसमें शायद 24 घंटे से ज्यादा लगा था। और ये इसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुए, ग्राउंड बेस्ड भी हैं और ड्रोन्स हैं, लॉटरिंग एमिनिशन है और मोस्ट प्रोबब्ली एयरफोर्स है। तो और फिर आपने एक स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम का डिस्प्ले किया है कि 40-50 किलोमीटर अंदर आपने हिट किया। तो हर लिहाज से आई थिंक एक तो विद इन सावधान पाकिस्तान मिलिट्री पे प्रेशर था कि स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जी के सोए हुए हैं, और ये बड़ा इनका टिपिकल है। और मजे की बात है, कल भारत से लड़ाई हो तो मेरे ख्याल ये दिल्ली के साथ उस तरफ खड़े होंगे कि उनका मुंह बंद हो गया कि जी जब जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान ना सिर्फ करेगा एक्शन, और दूसरा ये कि एस्केलेशन लेडर को इंशाल्लाह कंट्रोल करेगा। जरूरी इसलिए था कि आपके बच्चे शहीद हुए, आपकी खवातीन जख्मी हुई हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान मिलिट्री ओज इट टू द पीपल कि हम डिफेंड करेंगे हमारी जो सॉवरेनिटी है। तो ये भी जरूरी था कि न्यूक्लियर डिटर्रेंस को आप रीस्टैब्लिश करें। ये रोजाना हर कोई आरा गरा उठ के आपको एक थप्पड़ लगा दे और आप एक बनाना रिपब्लिक की तरह डिप्लोमेसी करें, तो हर दफा ये नहीं होता। जहाँ जरूरत होगी आई थिंक पहले डिप्लोमेटिक रिस्पांस पे मिलिट्री रिस्पांस, कल भी बात हुई कि ये आना चाहिए। और मेरे ख्याल में ईरान शुड रियलाइज कि अगर जयशंकर के एडवाइस में उन्होंने किया जो पिछले 48 घंटे में वही थे, और उनका जहाज अभी दिल्ली पहुंचा नहीं था, उन्होंने फिर फायर किया मिसाइल, कि ये गलत था और भारत के कहने पे आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे। अच्छा वकार हसन साहब, ये अभी कुछ दिनों पहले ये भारतीय वजीर खारजा ने ईरान का दौरा भी किया है, उसके बाद हमने देखा कि ये 3 ममालिक के ऊपर ईरान ने अटैक किया। ये कितना सिग्निफिकेंट आपको लगता है? ये हमारी असेसमेंट थी कि जयशंकर साहब गए थे बेसिकली हूतियों से जान छुड़ाने, बिकॉज हूतियों ने जब हिट करना शुरू किया तो उसमें कुछ इंडियन शिपिंग भी इफेक्ट हुई थी, और एक ड्रोन ने तो गुजरात की इनके पोर्ट के ऊपर जाके हमला किया था। तो एक तो ये था मिन्नत तरला कि जी आप हमारी शिपिंग, क्योंकि $200 अरब का इनका ट्रेड है जो रेड सी से गुजरता है, और दूसरा मेरे ख्याल में एक ऐसे टाइम पे अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान ईरान की नेवीज एक्सरसाइज कर रही थी जॉइंट, जब आपके गवर्नर सिंध गए हुए थे तेहरान में फॉर अ ट्रेड फेयर, और आपके वजीर आजम मिल रहे हैं डेवोस में ईरानी वजीर खारजा, इस टाइम पे एंड देन जयशंकर लीव्स और आप स्ट्राइक करते हैं, तो ईरान क्या मैसेज दे रहा है? तो मेरे ख्याल में भारत ने टेस्ट करना चाह के इस वक्त पाकिस्तान इलेक्शन मोड में है,
शायद मिलिट्री जो है सारी की सारी इलेक्शन को मैनेज कर रही है और ये टाइम है आप स्ट्राइक करें और हम मोदी साहब की इलेक्शन कैंपेन में इसको यूज करेंगे। एंड ईरान की मैं कहूँगा या हमाकत है या एरोगेंस है, तो उन्होंने ये स्टेप लिया और फिर पाकिस्तान हैड टू रिस्पॉन्ड। तो मेरे ख्याल में इस एनवायरनमेंट को देखें, ईरान शुड सिट डाउन एंड थिंक कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं इस वेस्टर्न पावर, यूएस, इजराइल, आई वुड से चीनों की तरह झपटने को तैयार है उनको। लिंडसे ग्राहम का स्टेटमेंट देख लें फॉक्स न्यूज पे हफ्ता पहले कि जी शुड टेक आउट ईरान बिकॉज ये रूट कॉज है। जनरल मैकमास्टर उनके एनएसए उनका स्टेटमेंट देख लें कि जी IRGC को आप सफारती से मिटा दें। तो क्या इस मौके पे जब एरिड है वेस्टर्न वर्ल्ड और इजराइल अगेंस्ट ईरान, आप अपने भाई के साथ इस तरह का सलूक करेंगे? आई डोंट नो ये क्या स्ट्रेटजी है। ब्रिगेडियर साहब, अब आगे सूरत हाल में आप बेहतरी देख रहे हैं, यानी ईरान अब बुर्दबाजी और जिम्मेदारी का कुछ मुजाहरा करेगा और सिफारती सतह पर मजीद इसको तूल नहीं देगा? आपको क्या लगता है कि मजीद एस्केलेट करेगा ये मामला या टेम्परेचर डाउन होगा? जी मेरे ख्याल में सारी चॉइस जो है ईरान की है, जिसको कहते हैं ओनस किस पे है। अगर उन्होंने हमला किया और वो जस्टिफाई भी कर रहे थे तो फिर उसका भी जवाब आ गया पाकिस्तान की तरफ से। तो ओनस उन पे है कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आपने ऊपर जाना है तो पाकिस्तान आर्मी, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप कोई भी कंपैरिजन कर लें न्यूक्लियर को साइड पे करके, टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, इंस्ट्रूमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और प्रिपरेशन, ये 20 साल से लड़ रही है फौज है, टाइम लोग उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, बैटल हार्डन फौज है। तो ऐसा नहीं है कि जहां जरूरत पेश आएगी पाकिस्तान के डिफेंस में तो उसमें वो कमी आएगी। नंबर 2, ईरान के दुश्मनों की बात हुई है तो मेरे ख्याल में हालात इसके बाद डीएस्केलेट होने चाहिए, एग्जैक्टली जो स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद इंडिया के साथ हुआ। आज इंडिया बैठ के फिल्में बना रहा है अभिनंदन पे। हालत ये थी कि दे बेसिकली जब उनके जहाज गिरे तो दे हैड एन ऑप्शन, इंडिया पे तीनों फ्रंट खोलता, तीनों फोर्सेस, लेकिन नहीं किया। कहने को कहते हैं जी कि हमने किया मिसाइल पोस्टिंग की, विच इज आई वुड से एब्सर्ड इन अ न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। तो अगर इंडिया इतनी बड़ी पावर हो कि 28 फरवरी के बाद कुछ नहीं कर सका था, तो मेरे ख्याल में ईरान शुड सिंपली रीड इट कि ऐसा ही होगा, दे कैन गो फॉर एस्केलेशन, इसमें उनका ज्यादा नुकसान है और मेरे ख्याल में चीजें सेटल हो जानी चाहिए, they can get back to diplomatic table। चीज़ें सेटल होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, कल गुज़श्ता रोज़ डेवोस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो इल्ज़ाम लगाया कि मिलिटेंट्स जिनको टारगेट किया है उनका ताल्लुक इसराइल से था, ये कितना संगीन है? ये ज्यादा ट्विस्टिंग है। देखिए अगर फर्ज करे था भी सही, यू हैव द व्हाई डोंट यू स्ट्राइक इजराइल, मतलब वो तो छोटा सा मुल्क है ना, तो इसका मतलब है कि कहने को तो आप यू हैव अ स्टांस अगेंस्ट इजराइल, लेकिन आप उन्हीं की शायद आपके उनके ट्रैप में आए हुए हैं। तो अगर आपका सबूत है, और ये जो 4 जनवरी को करमान शाह में अटैक हुआ, शायद इसका बैकग्राउंड आपको पता होगा, जनरल सुलेमानी की बरसी के मौके पे इसमें ईरान के IRGC और गवर्नमेंट ने कहा था जी कि ये मुसाद ने कराया, मोस्ट प्रॉब्ली ईरान, इराक या आप कह लें कि सीरिया से हुआ था। अच्छा, ईरान की अपनी डेमोग्राफिक्स, ज्योग्राफी देखें, टाइम वी थिंक के सारी ये कौम ऐसा नहीं है। सेंटर में एक फारसी दान कोर एरिया है, पर्शियन स्पीकिंग है, फ्रिंजेस पे सारे डिफरेंट एथनिसिटीज हैं। सिस्तान और बलोचिस्तान इज बेसिकली बलोच सुन्नी लेट्स से सूबा है। इस तरह अजरबैजान, टर्किश इलाके हैं, देन कुर्ज हैं, अरब्स हैं, तो ये फ्रिंजेस पे और अंदर भी काफी शोरश है। ईरानी डायस्पोरा, इस तरह मुजाहिदीन खल्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लेम करती है टेररिस्ट अटैक और वो रिवोट लाना चाहते हैं। रजा शाह पहलवी का बेटा बाहर इंतजार कर रहा है, इस तरह मरियम रजवी बाहर इंतजार कर रही है रेवोल्यूशन और दिल कम एंड टेक ओवर। इन हालात में अगर आप सिंगल आउट करते हैं सिर्फ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये एक शर्मनाक बात है और जिसका ना कोई सबूत है। यू जस्ट वांट टू कम्युनिकेट अ मैसेज बेस्ड ऑन अ परसेप्शन जो भारत आपको फीड कर रहा है। तो आई थिंक दे शुड सिट डाउन एंड थिंक। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान का ये जो रिस्पांस था, कितना प्रिसाइज था, कितना मेजर्ड था, और इसकी टाइमिंग को कैसे देखते हैं जिसमें किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया पाकिस्तान ने, सिर्फ उन दहशतगर्दों को टारगेट किया है जिनके बारे में बारहा पाकिस्तान आगाह करता रहा है ईरान को? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो सॉवरेनिटी को कल एक चैलेंज हुआ था उसका भरपूर बदला लिया है और मुंह तोड़ जवाब दिए। जैसे आपने कहा कि हमने इंटेलिजेंस वैल्यूज हमारे पास पहले ही मौजूद थी इंफॉर्मेशन जो हम ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी के सिलसिले में और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी शेयर करते चले आए थे, लेकिन चूंकि 76 सालों से हमारी बहुत अच्छी हमसायगी थी और ब्रदर मुस्लिम ममालिक थे, तो इस तरह से कोई फिजिकल एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जैसे वकार भी कह रहे हैं कि वहाँ
पे करमान में जो सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 85-86 करीब मासूम ईरानी जो शहीद हुए थे, तो उस सिलसिले में एक ईरानियन से बड़ा एक आउट ऑफ दी बॉक्स किस्म के उसका सोल्यूशन इसमें ढूंढा कि आप एट अ टाइम 24 घंटे के अंदर इराक पे, सीरिया में और पाकिस्तान को अटैक करें। अब वो रिलेटिवली वो दो मुल्क तो हमसे वीक हैं, लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के नाते किसी मुल्क की सॉवरेनिटी सुप्रीम होती है कि पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उससे ऐसा करना एक बड़ी आउट ऑफ जो है वो समझ से बाहर चलती कि ऐसा क्यों हुआ। अब दो रीजन हो सकती हैं कि इंडिया को क्या मजबूरी, सॉरी ईरान को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हिट किया। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो जयशंकर साहब का जो विजिट था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का तेहरान में अब से 2-3 रोज पहले, तो हो सकता है उन्होंने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की हो क्योंकि उनके पास सैटेलाइट्स हैं और ईरान के पास उस तरह की टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं है, तो शायद मिसलीडिंग कोई इंफॉर्मेशन दी गई और उनको इस तरह की कोई शेयर दी गई कि जिसके सिलसिले में उन्होंने ये जो है ये हरकत की है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा ये भी है कि ईरान जो है वो खुल के सामने आया है, ईरान की फलस्तीन और इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो रेड सी के अंदर भी उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है और एक शायद ख्याल था कि हौसी ट्राइब्स में यमन के ऊपर अटैक करने के बाद शायद अगला जो ऑप्शन होगा यूएस या उसके लाइट फोर्सेस का वो होगा आपका ईरान जो है, तो उसने एक किस्म का अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल की। लेकिन ये जो एक्शन था, मिलिट्री एक्शन, ये पाकिस्तान की और ईरान की जो बायलैटरल एग्रीमेंट हमारा सिक्योरिटी अकॉर्ड था फरवरी 2013 का, उसके ही मुनाफी था और किसी भी तरीके से सिफारती या सियासी अदाब के जो है वो उसके साथ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार एटमी मुल्क होने के नाते हमेशा रेस्ट्रेंट को तरजीह दी और कल का दिन पूरा 24 घंटे से ज्यादा टाइम दिया ईरान को कि शायद वो अपने नदामत के इजहार करें या उसके ऊपर माफी मांगे, तो बजाय उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के जो कोई डेवोस में मौजूद थे, उन्होंने इस अटैक को जस्टिफाई किया और उस पर जल्दी पे तेल का काम जो है वहां पे जो डिफेंस मिनिस्टर है ईरान के जिनका ताल्लुक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड से, उन्होंने कहा कि हम दोबारा भी पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब कोई इस तरह की चीज बाकी नहीं रह गई थी कि हम अपनी जो डिटरेंस वैल्यू है उसको मेंटेन करें और जो हमारी सोवरेनिटी है और सालमियत है उसकी किसी किस्म की आंच ना आने दें। तो इस सिलसिले में आज भरपूर जो रिटेलिएटरी एक एफर्ट की गई जो कि ड्रोन्स और रॉकेट्स पे मुश्तमिल थी और ऐसी जगह पे की गई जहां पे ईरानियन गवर्नमेंट की रिट मौजूद नहीं थी और वहां पे समाचार जो है तो कॉल्ड पाकिस्तान के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जो कि यहाँ पाकिस्तान में अपने आप को जो है गुमशुदा अफराद या मिसप्लेस्ड जो है वो लोगों में अपने शुमार करते हैं, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में, वो वहाँ पे छुपे हुए थे। इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी और ईरान के डिनाइल मोड को देखते हुए हमने फिर इसके ऊपर स्ट्राइक किया और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज, जैसे कि ईरान ने हमारे 2 बच्चों को शहीद किया, 3 बेटियों को जख्मी किया, बगैर किसी जो है डैमेज, कोलैटरल डैमेज के भरपूर रिस्पांस दिया। और मैं समझता हूँ कि अब हिसाब बराबर और अभी ईरान ने क्योंकि इसके इनिशिएट की थी ये जो स्क्रिमिशेस से चल रही है, टेंशन है, तो इससे पहले कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक डिवाइड है वो जो भी बड़ी है या डेंट पड़ा है हमारे ताल्लुकात में, उस वैक्यूम के अंदर आके कोई तीसरा मुल्क जो हमारा दुश्मन मुल्क है स्पेशली इंडिया, वो उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करे। ईरान को फौरन जो है सफारती और सियासी जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान और ईरान को दोनों को मिल बैठ के एक तस्फिया जो है वो हल तलब जो है इशू की तरफ जाना चाहिए ताकि मजीद दरार पैदा ना हो। पाकिस्तान और ईरान इस्लामिक उम्मा जो है उसके 2 ताकतवर तरीन जो है मुल्कों में शुमार होते हैं। ईरान अपनी आइडियोलॉजी और पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी, दोनों मुल्क आइडियोलॉजी को ऐसे जाने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस रखते हैं, तो लिहाजा हम दोनों का आपस में लड़ना तीसरे मुल्क की, हमारे दुश्मन मुल्क के हक में जाएगा, स्पेशली इंडिया और इसराइल के। तो ईरानियंस के ऊपर तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी और पाकिस्तान की किसी हद तक हम दोनों पे आयद होती है कि मिल बैठें, टेबल पे बैठें ताकि इस खित्ते के अमन को जो है वो बचाया जा सके। ऑलरेडी फलस्तीन का मसला चल रहा है, बहरा अमर के अंदर अटैक। बिल्कुल अहमद सईद साहब, यही आपकी बात वकार साहब की जानिब लेके बढ़ेंगे कि वकार साहब अब ये एक इंटरेस्टिंग बात बताई अहमद मनाज साहब ने कि जिस तरह से तीसरा कोई मुल्क इस कशीदगी का फ़ायदा ना उठा ले ईरान पाकिस्तान की, तो क्या अब करना चाहिए ईरान पाकिस्तान को? एक सिफारती सतह के ऊपर ताल्लुकात को दोबारा से बहाल करना चाहिए? इसमें एक तो हार्डकोर कैलकुलेशन है जो ईरान को खुद करनी चाहिए, इवन विदाउट एनी बॉडीज एडवाइस। इंडिया तो डेफिनेटली करेगा बिकॉज आई डोंट थिंक सो खित्ते में कोई और ऐसा मुल्क है जो इंसाइट करे, और भारत के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, साफ ज़ाहिर है।
अगर कोई खुदा ना खासा एस्केलेशन होती है तो वो समझते हैं कि वो फायदा उठा सकते हैं। तो ईरान शुड सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट कि जी जो उनका एक्शन था क्या वो जस्टिफाइड था, और फिर अगर एस्केलेशन होती है तो वो किस तरफ जा सकती है। और पाकिस्तान ने भी अपना रिजॉल्व शो किया और बड़ा जरूरी था टू रिस्टैब्लिश, बिकॉज अगर आप एस्केलेशन लेवल को कंट्रोल नहीं करते तो फिर शायद मजीद हालात बिगड़ सकते थे और विद इन पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होता। ऑलरेडी एक पोलिटिकल पार्टी की सोशल मीडिया टीमें इस पे लगी रही, 24/7 इनकी ट्रांसमिशन चली, अंडरमाइन किया, और डिस्पाइट के मिलिट्री ने हमेशा डिस्प्ले किया है। ये ऐसा नहीं है 20 साल से हम वैसे लड़ रहे हैं भारत के साथ, 2019 में फरवरी में सारा डिस्प्ले करके, लेकिन लोगों की मेमोरी शॉर्ट है और शायद यही वजह है कि पीपल कैन रिफ्लेक्ट। तो ये मेरे ख्याल में ईरान को कैलकुलेट करना चाहिए, जिसमें मैंने बताया जो इक्वेशन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो एनवायरनमेंट बनी हुई है वो कोई इतनी फेवरेबल नहीं है, और इसमें इंडिया को छोड़े बाकी मेरे ख्याल इजराइल और शायद वेस्टर्न पावर्स भी चाहें जी कि ये हो जाए, और इसमें सारी तवज्जो जो है फिर फलस्तीन से इस पे आ जाएगी, और अल्टीमेटली नुकसान तो इस्लामिक वर्ल्ड का ही होगा। तो ईरान शुड आई थिंक रीथिंक, और वी कैन डेफिनेटली सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, एनर्जी कॉरिडोर्स की बात हो रही है, फिर चाइना एक हमारा बहुत अच्छा कॉमन फ्रेंड है, दोनों तरफ ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखी है बल्कि बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। दे कैन ऑलवेज आई थिंक कम इन एंड स्टॉप द एस्केलेशन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहिए।